आज हम आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध और महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। वीडियो देखने से पहले सभी भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म 1166 को अजमेर साम्राज्य के राजा सोमेश्वर चौहान और उनकी रानी कर्पूरी देवी के घर हुआ। पृथ्वीराज ने बचपन में ही 6 भाषा बोलना सीख ली थी। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान जी की मौत हो गई। उसके बाद मात्र 11 साल की एज में पृथ्वीराज अजमेर के राजा बन गए। शुरू में राजपाट के कुछ काम उनकी माता कर्पूरी देवी ही संभालती थी। 1180 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से अजमेर किंगडम के राजा बन गए। उस समय चौहान किंगडम में बहुत सारी बगावतें चल रही थी और बहुत से मंत्रियों ने खुद को अजमेर राज्य से इंडिपेंडेंट कर लिया था और इस तरह अजमेर राज्य सिर्फ अजमेर के आसपास तक ही सीमित हो चुका था। 1180 ईस्वी में पृथ्वीराज ने अपने ताऊ बिक्काराज चौहान के बेटे को गुड़गांव के किले में हराया और किले को फिर से अजमेर के किंगडम का हिस्सा बना लिया। बस 1 साल बाद 1181 ईस्वी में पृथ्वीराज ने अलवर और रेवाड़ी के पास बसने वाले बड़काना नाम की जाति के लुटेरों की बगावत को खत्म किया और जिस जगह वो लूटमार कर रहे थे उन हिस्सों को फिर से अपने चौहान राजपूत साम्राज्य में मिला लिया। बस 1 साल बाद 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड पे हमला कर दिया, जिसका चंदेल राजपूतों ने बड़ी हिम्मत से सामना किया और बहुत देर तक पृथ्वीराज की सेना को रोके रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चंदेलों के लिए ये हमला रोकना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार चंदेल राजपूत राजा परमादी ने पृथ्वीराज चौहान जी से संधि कर ली, क्योंकि उनके 2 पैदल सैनिक आला और उदल चंदेल राजपूत राजा परमादी को छोड़कर कनौज के गढ़वाल राजपूत राजा जयचंद के सेनापति बन गए थे। इसलिए परमादी ने संधि करने में ही भलाई समझी। संधि के बाद बुंदेलखंड तक का हिस्सा पृथ्वीराज चौहान जी के अधीन हो गया। 1183 ईस्वी में राजपूत सैनिक आला और उदल कनौज से वापिस आ गए और बुंदेलखंड में मौजूद पृथ्वीराज के सरदारों को मारना शुरू कर दिया। बदले में पृथ्वीराज एक बड़ी सेना के साथ महोबा की ओर चल पड़े। पृथ्वीराज का सामना इस बार चंदेल राजपूतों के 2 पैदल सैनिक आला उदल के नेतृत्व में कलंजर के चंदेल राज्य के सिपाहियों के साथ साथ कनौज के गढ़वाल साम्राज्य के सिपाहियों के साथ भी हुआ। इन दोनों राज्यों की सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान जी का बहुत देर तक युद्ध चला। आला उदल एक पत्थर की दीवार की तरह पृथ्वीराज को रोके हुए थे। बहुत ही देर तक चलने वाले युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कनौज और कलिंजर साम्राज्य की इकट्ठी सेना को परास्त कर दिया और इस युद्ध के बाद कलंजर साम्राज्य पर भी पृथ्वीराज चौहान का राज कायम हो गया। 1 साल बाद ही 1184 ईस्वी में लाहौर के गजनबी सुल्तान खुसरो मालिक ने बठिंडा के किले पर हमला कर दिया। बदले में पृथ्वीराज ने न सिर्फ बठिंडा से गजनबी तुर्कों को भगा दिया, बल्कि सतलुज नदी तक का हिस्सा गजनबियों से जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध के बाद आसपास के छोटे छोटे राज्य जिन्होंने सोमेश्वर चौहान की मौत के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित
कर दिया था, उन्होंने फिर से खुद को अजमेर साम्राज्य का हिस्सा मान लिया। इस तरह पृथ्वीराज का साम्राज्य और बढ़ गया। एक साल बाद ही 1185 ईस्वी में पृथ्वीराज ने सिरोही पर हमला कर दिया। सिरोही उस समय सोलंकी राजपूत राजा भीमा सोलंकी के कंट्रोल में था। ये युद्ध 1185 ईस्वी से लेकर 1187 ईस्वी तक 3 साल तक चला, जिसके बाद सिरोही और इधर दोनों पृथ्वीराज चौहान जी ने जीत लिए। एक साल बाद 1188 ईस्वी में पृथ्वीराज ने कनौज पे हमला करके जयचंद गढ़वाल के राज्य पे भी अपना हिस्सा जीत लिया। इस जीत के बाद पृथ्वीराज के अंपायर की बाउंड्री कनौज राजधानी को टच कर गई थी। एक साल बाद ही 1199 ईस्वी में गौरी ने पंजाब पे हमला करना शुरू कर दिया। 1190 ईस्वी तक उसने छोटे छोटे 16 हमले कर दिए। इस हर एक हमले को पृथ्वीराज चौहान जी ने रोका और हर बार तुर्कों को मार मार कर पीट पीट कर भगा दिया। 1191 ईस्वी में उन्होंने गौरी की बड़ी सेना को पंजाब में बठिंडा में हरा दिया। गौरी को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान जी से पैर पकड़कर माफी मांग ली, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने भी राजपूती दरिया दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। 1192 ईस्वी में गौरी फिर से हमले के लिए निकला, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे खत में ये लिखा कि वो वापिस चला जाए, वरना उसका बहुत बुरा हाल होगा। गौरी ने जवाब में ये लिखा कि मैं गौरी नहीं, गौरी का भाई हूँ और मैं अभी आप पे हमला नहीं कर सकता। आप पे हमला करने का फैसला शहाबुद्दीन गौरी ही करेगा, जो इस वक्त अफगानिस्तान के गजनी में है। ये जवाब सुनकर पृथ्वीराज चौहान समझे कि गौरी सच में अभी गजनी ही होगा और लड़ाई का फैसला वही करेगा। इसलिए पृथ्वीराज ने युद्ध की कोई तैयारी ना की और अपनी बड़ी सेना के साथ अपने कैंप में ही सो गए। उधर गौरी ये जानता था कि राजपूत रात को अंधेरे में युद्ध नहीं करते, इसलिए उसने लगभग सुबह के 4 से 5 बजे तक पृथ्वीराज की सेना पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और अजमेर से दिल्ली तक का हिस्सा राजपूतों के हाथ से निकल गया। इसके बाद पृथ्वीराज के बेटे गोविंद राज ने शुरू में तो गौरी को राजा मान लिया, लेकिन बाद में उसने रणथंभौर को अपनी राजधानी बना के अपना अलग इंडिपेंडेंट चौहान राजपूत किंगडम बनाया। इस किंगडम ने अगले 110 साल तक तुर्कों को दिल्ली तक ही रोके रखा। 1206 में गौरी को खोखर राजपूतों ने मार दिया। इन्हीं खोखर राजपूतों में से एक राजा जसरथ खोखर ने 1431 ईस्वी में दिल्ली किले को जीत लिया था। 1336 ईस्वी में राणा हमीर ने अजमेर का किला तुर्कों से वापिस जीत लिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जी एक महान क्षत्रिय योद्धा थे, जो आज हर राजपूत के दिलों में बसते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बंदी बने हुए पृथ्वीराज चौहान जी ने बिना आंखों देखे ही गौरी को मौत के घाट उतार दिया था।